हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें से क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या-क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, ताकि हमें पता रहे कि प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मैं वो जो जो चीज़ें नहीं करनी वो मैं आपको टिक लगवा देता हूँ। सबसे पहले ये है कि गुणोत्तर की विशेषता, हमें इसमें से क्या नहीं पढ़ना है, गुणोत्तर की विशेषता। फिर हमें क्या नहीं पढ़ना है, गुणोत्तर के उद्देश्य यानी गुणोत्तर विश्लेषण के उद्देश्य नहीं पढ़ना है, गुणोत्तर विश्लेषण की मर्यादाएं हमें नहीं पढ़नी है। उसके बाद जो हमारे नहीं पढ़ना है वो है लाभदायकता के गुणोत्तर। लेकिन ये जो लाभदायकता के गुणोत्तर है, इसमें टोटल 4 गुणोत्तर है, जिसमें से हमें 2 पढ़ने हैं और 2 नहीं पढ़ने हैं। तो जो 2 पढ़ने हैं वो कौन से, पहले वो समझ लो। तो वो है तुम्हारा सकल लाभ के गुणोत्तर। कौन सा है? सकल लाभ के गुणोत्तर। और दूसरा है शुद्ध लाभ के गुणोत्तर। ठीक है, और जो 2 नहीं पढ़ने, देखो ये दोनों है ना पढ़ने हैं, मैं पहले बता देता हूँ, ये दोनों हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और हमें क्या नहीं पढ़ना है तो वो 2 मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। पहला जो है आपका वो है परिचालन गुणोत्तर। पहला क्या है? परिचालन गुणोत्तर। और इसी के अंदर जो दूसरा है जो हमें नहीं पढ़ना है वो है परिचालन लाभ के गुणोत्तर। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम लोग गुणोत्तर की चर्चा करेंगे, तो मैं वहां पे भी रिपीट करके बता दूंगा ताकि तुम्हें आइडिया रहे। बट फिर भी यहाँ से भी अगर लिख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है वो फिर से देख लो। हमें ये देखो, लाभदायकता के गुणोत्तर में हमें 2 चीजें पढ़नी है, 2 चीजें नहीं पढ़नी। तो जो पढ़ना है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमें सकल लाभ के गुणोत्तर को पढ़ना है और शुद्ध लाभ के गुणोत्तर को पढ़ना है। और जो जो हमें नहीं पढ़ना है उसको मैं यहाँ पे पिंक कर देता हूँ। ठीक है, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है? परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ के गुणोत्तर, ये 2 चीजें हमें नहीं पढ़नी है। क्लियर है? उसके बाद अगला है जो हमारा कट पोर्शन है, वो है पॉइंट नंबर 9। अब पॉइंट नंबर 9 जो है ये पूरा ही कैंसल है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 9 के सामने मैं लिख देता हूं कि ये पूरा ही कैंसल है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उदाहरण कौन कौन से, तो वो ऊपर लिख लो। तो जो उदाहरण की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ? उदाहरण की बात करता हूँ। तो उदाहरण में 6 से लेके 9 तक। ठीक है, उदाहरण में 6 से लेके 9 तक, फिर उदाहरण में 16 से लेके 22 तक। ध्यान से देखना, उदाहरण 6 से 9 और उदाहरण 16 से 22। ठीक है, अब बात करते हैं स्वाध्याय की। तो स्वाध्याय में क्या क्या नहीं पढ़ना है वो भी टिक कर लो। तो स्वाध्याय में क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको स्वाध्याय में नहीं पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्या नहीं पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 5 और 6। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक नहीं पढ़ना है। देखो, हमें क्या क्या पढ़ना है वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है वो जान लो, क्योंकि बाकी के जो बचे हमें पढ़ना ही है। तो उदाहरण में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है? उदाहरण में 6 से 9 और 16 से 22। ठीक है, स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 5 और ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक। ये इतनी चीजें हैं जो हमें नहीं पढ़नी है। तो ये था आपका सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर समझते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं क्या नहीं है। तो चैप्टर का नाम पहले वापस मैं बोल दूं, चैप्टर का नाम है हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण। तो पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं कि क्या चीजें हैं इसमें क्या नहीं है। देखो, इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो क्या था? वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण था। ठीक है, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण पढ़ा था, और उसके पहले हम लोगों ने कंपनी के हिसाब पढ़े थे। अभी देखो होता क्या है, पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर हम चैप्टर में जो जो चीजें जरूरी हैं उसको हम पढ़ते हैं। देखो, गुणोत्तर एक्चुअली कहता क्या है? मैं अगर सिंपल भाषा में देखो तुम्हें ये कहूँ कि मेरे जो है वो 80 नंबर आए हैं। ठीक है, फिर मैं एक जगह कहता हूँ कि मेरे 120 नंबर आए हैं। फिर मैं एक जगह कहता हूँ कि मेरे 180 नंबर आए हैं। यानी 3 मैंने मार्क्स बताए अपने। ठीक है, कितने मार्क्स बताए हैं मैंने? 3 मार्क्स मैंने बताए हैं। अब ध्यान से समझो कि अगर ये मैंने 3 मार्क्स बताए हैं तो क्या आपको कोई विशेष जानकारी इससे मिल रही कि ये 80, 120, 180 क्या है? क्योंकि आप ये भी नहीं बोल सकते कि 100 में से 80 है ना, क्योंकि आपके पास कोई क्लियर जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं कि ये जो 80 है ये 100 में से है, ये 120 जो है वो 150 में से है, ये 180 जो है ये 200 में से है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी तुम्हें जो है ना वो क्लियरिटी होने लगी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा है कि 100 में से 80 नंबर आया तो बढ़िया है, ऐसा हमें लगेगा कि ठीक ठीक है।
फिर 150 में से 120 आया तो लगेगा अरे वाह बहुत बढ़िया, फिर 200 में से 180 आया तो और बढ़िया लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अकेले जानकारी की जो कीमत है वो नहीं है, क्या है, अकेले जानकारी की, ठीक है, उसकी कीमत नहीं होती है। नहीं होती है। क्यों, बात को समझो। जैसे हम अपना अलग-अलग वार्षिक हिसाब बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तो अगर वो वार्षिक हिसाब या जो भी चीज़ें हैं, अगर ये अकेले-अकेले प्रस्तुत की जाएँ तो इससे है ना जो उनको पढ़ने वाला होता है उसको प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी, वो अपने निर्णय नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वही इनकी वो तुलना करता है, इन चीज़ों को अच्छे से अध्ययन करता है, एक जानकारी का दूसरे जानकारी के साथ तुलना करता है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने वही किया है कि मैंने 2-2 जानकारियों की आपस में क्या की है, तुलना की है। तो 2 जानकारियों की आपस में तुलना करने से क्या होता है कि हमारा जो डिसीजन होता है, जो हमें निर्णय लेना है, वो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है? ये तो मैंने 2 जानकारियाँ ले ली। अब अभी मैंने क्या कहा कि जब हमारे पास 2 जानकारियाँ होती हैं और उन 2 जानकारियों की हम तुलना करते हैं, तो हम डिसीजन अच्छे से लेते हैं और गुणोत्तर हमें यही सिखाता है कि जब हमें कुछ समझना होता है, तो हम क्या करते हैं, 2 जानकारियों की तुलना करते हैं और 2 जानकारियों का हम मतलब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी जैसे मैं ये 80 अगर मैं इनको परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हो गया 80%। कितना हो गया ये? 80%। और ये 120 भागे 150 वाले का मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये भी कितना हो गया? 80% हो गया, ठीक है? और यहाँ पे ये मैं 180 वाले का 200 के साथ करता हूँ, तो ये कितना हो गया आपका? 90% हो गया। तो देखो जानकारी क्या मिलती है कि अगर मैं इन तीनों को ध्यान से देखता हूँ, देखो दुनिया को क्या दिखेगा कि 80 तो सबसे कम है, ठीक है? तो उसको लगेगा कि ये तो बहुत खराब है। 180 सबसे ज़्यादा है, तो उसको लगेगा ये बहुत अच्छा है। लेकिन असलियत क्या कहता है? असलियत ये कहता है कि तीनों ही जानकारी जो है वो अच्छी हैं। क्यों जानकारी अच्छी? कि इनका जो हमें परसेंटेज निकला है, ठीक है? इनका जो हमने निकाला है औसत, वो बहुत अच्छा आया है। औसत मतलब यहाँ पे हमने जो निकाला है कि परसेंटेज कितना है, तो वो अच्छा है। अभी देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जैसे ये 80% है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर 100 नंबर का है तो इसके 80 नंबर आए हैं। और अगर मैं ये 80% है, तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि 100 नंबर का था, तो इसके 80 नंबर आए। सेम वही बात मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि अगर 100 नंबर का था, तो इसके कितने आए हैं? 90 नंबर आए हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब 2 या 2 से अधिक जानकारी है, तो हमारे पास जो बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, तो उन जानकारियों को हम क्या करते हैं? व्यवस्थित करके एक-दूसरे से उनकी तुलना करते हैं और एक-दूसरे से उनकी तुलना करने पर हमें ये जानकारी पता चल जाती है कि कौन-सी मतलब उन जानकारी के ऊपर से हम अच्छा निर्णय ले सकते हैं, अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं, सही डिसीज़न ले सकते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये मैंने ऊपर-ऊपर ही बताया। अब हम किताबी ज्ञान में देखते हैं, तो किताबों में क्या लिखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो सारी की सारी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। देखो, इसमें कैसा आपके लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं, वहाँ पे आपका बहुत बेनिफिट होगा और जो एमसीक्यूज़ में आते हैं, वहाँ पे भी आपका बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें और अच्छे से देखें, ताकि कोई भी समस्या आपको ना रहे, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुणोत्तर क्या होता है। तो परिभाषा देखो यहाँ पे है कि आई.एम. पांडे के अनुसार एक थे उन्होंने आई.एम. पांडे करके, उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने कुछ परिभाषा बताया है इसकी, किसकी? गुणोत्तर की। तो गुणोत्तर की परिभाषा उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने ये कहा कि जब 2 हिसाबी आंकड़ों के बीच का संबंध जो गणितीय रीति से दर्शाया हो, तो उसे गुणोत्तर के रूप में पहचानते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि 2 हिसाबी जानकारी, ठीक है? 2 हिसाबी आंकड़े। मैंने भी तो वही किया था कि 2 हिसाबी आंकड़े लिए थे। जो मैंने लिखा था कि 100 में से 80 आया, 120 आया, ठीक है, 150 में से। तो मैंने भी क्या किया था, 2 हिसाबी आंकड़े लिए थे और उनके बीच का मैंने क्या किया, गणितीय संबंध स्थापित करने की कोशिश की। मैंने क्या किया, उनका गणितीय संबंध, ठीक है, क्या किया, गणितीय संबंध स्थापना करने की कोशिश की और उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर के रूप में पहचानते हैं। अब देखो इसमें आगे लिखा है कि गुणोत्तर वित्तीय जानकारी को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करता है। देखो, जो ये गुणोत्तर होता है ना, गुणोत्तर क्या करता है, हमारी जो बड़ी-बड़ी जानकारियाँ होती हैं, उनको बहुत ही छोटे में कन्वर्ट कर देता है, बहुत ही छोटा बना देता है और बहुत स्पष्ट बना देता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट आके तुम्हें अपने अलग-अलग सब्जेक्ट से नंबर बताए, तुम्हारे लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा या आके सीधा बोल दे कि सर मेरे 80% आए हैं, भैया मेरे 80% आए हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब अगर मैं तुम ये सुनोगे कि भैया मेरे 80% आए हैं या 90% आए हैं या 70% आए हैं, जो भी ऐसा है, तो उससे तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, 80% का मतलब अच्छा किया है इसने। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जानकारियाँ उनको क्या कर देता है, ये संक्षिप्त कर देता है और जानकारियों को संक्षिप्त करने की वजह से इस पर से निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है हमारी, वो अच्छी बन जाती है। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है। आगे तो यही तुम्हें लिखा गया कि हमारे पास अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं, उनसे हम तुलना करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी काम की नहीं है। अब हम सीधा आ जाते हैं अपने अगले मुद्दे पर, ये सारी चीज़ें कैंसल है, ठीक है? जो काम की है मैं तुम्हें वही बस बता रहा हूँ। तो
अगला है गुणोत्तरों का प्रस्तुतिकरण। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गुणोत्तरों का प्रस्तुतिकरण किस रूप में किया जा सकता है या कितने रूप में किया जा सकता है, तो ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें व्यवस्थित आपको दिख ही रही हैं, ठीक है। तो व्यवस्थित तौर पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले लिखा है अनुपात या प्रमाण के रूप में। देखो क्या लिखा है, अनुपात। पहला क्या लिखा है, अनुपात या प्रमाण के रूप में। यानी कि जो हमारी गुणोत्तर की जानकारियां होती है उसको हम सबसे पहले किस रूप में दर्शा सकते हैं, अनुपात या प्रमाण के रूप में। दूसरा है प्रतिशत के रूप में, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रतिशत के रूप में। तीसरा है बार के रूप में, ठीक है। क्या, तीसरा है बार के रूप में। फिर चौथा है आपका भिन्न स्वरूप में। चौथा क्या है, भिन्न स्वरूप में। और जो पांचवा है आपका वो क्या है, दिन, सप्ताह या महीना के स्वरूप में। क्या है, दिन, सप्ताह या महीना के स्वरूप में। तो ये तुम्हें याद रखना है कि जो हमारी जानकारियां हैं हम उनको 5 तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला है अनुपात या प्रमाण के रूप में, दूसरा प्रतिशत के रूप में, तीसरा बार के रूप में, चौथा भिन्न रूप में, पांचवा दिन, सप्ताह या महीना के रूप में। याद रखना कि मैंने जो 5 नाम बोले उनको एक बार अपने दोहरा लो। पहला क्या मैंने बोला, मैं फिर से बोलता हूँ। पहला है अनुपात या प्रमाण के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला क्या है, अनुपात या प्रमाण के रूप में। ये एक ही जगह रहेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पहला क्या है, अनुपात या प्रमाण, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रतिशत। दूसरा क्या है, प्रतिशत। फिर तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है बार के रूप में। तीसरा क्या है, बार के रूप में, बार के रूप में। चौथा है भिन्न के रूप में। चौथा क्या है, भिन्न के रूप में। और पांचवा है दिन, सप्ताह या महीने के रूप में, ठीक है। तो ये हमारी जो गणितिक जानकारी होती है या गुणोत्तर होता है उसको हम 5 तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब एक एक करके चीजों को हम समझते हैं कि हम कैसे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो गुणोत्तर जानकारी में अगर देखने जाओ तो यहाँ पे लिखा है पहला अनुपात के रूप में। तो अनुपात क्या होता है, तो अनुपात मतलब जब हम ऐसे 1.5 ऐसा कुछ करके लिखते हैं ना, तो जैसे कुछ गुणोत्तर ऐसे आएंगे, जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल भी लिखा है, जो चालू गुणोत्तर होता है, जो चालू गुणोत्तर हो गया, प्रवाहित गुणोत्तर हो गया, ये ऐसे गुणोत्तर होते हैं जिसको हम अनुपात के रूप में दर्शा सकते हैं। तो अनुपात का मतलब क्या होता है या प्रमाण का मतलब क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं जैसे 2:3, ये तो प्रमाण ही है ना, ये अनुपात ही है ना। तो उसी तरह से जो हमारी जानकारियां आएंगी या जो भी हमारा आंसर आता है, जैसे कि मान लो आंसर 1.5 आया या 2 आया, तो हमें क्या करना होता है, अनुपाते 1 कर देना होता है। क्या कर देना, अनुपाते 1। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई जानकारी 1 है तो उसकी तुलना में हमारे पास 1.5 रुपए है, जैसे 1 रुपए की तुलना में 1.5 रुपए है। तो ये हम जानकारी को समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। दूसरा लिखा है प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे बस गुणे 100, जो जानकारी निकालनी है उसके गुणे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिशत मिल जाएगा। प्रतिशत का मतलब ये होता है जैसे कि 20% आया, इसका मतलब ये हुआ कि 100 के सामने तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं, 20 चीजें हैं। बात समझ में आया, तो ये हमारे पास अध्ययन करने के काम आता है। तीसरा है बार के रूप में। कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिनको हम बार के रूप में निकालते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्टोक चलन दर, ठीक है। वो आएगा जब हम लोग सवाल करेंगे तो वहां पे मैं बताते भी जाऊंगा, उसके लिए चिंता नहीं करना। लेकिन फिर भी नाम याद रखे रहो कि बार के रूप में भी होता है एक। तो बार में क्या लिखते हैं, जैसे जो भी आंसर है उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, 3 बार, ठीक है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा होता है ना, तो उसको हम बार में लिख देते हैं। उसके बाद है भिन्न स्वरूप में। तो भिन्न स्वरूप का मतलब कैसा है, जैसे 2/5, 3/5, 1/2, तो ये क्या होता है, भिन्न स्वरूप में होता है। वैसे ज्यादातर जानकारियां जो हम ऐसे नहीं निकालते, मतलब बहुत ही कम जानकारियां हैं जो हम ऐसे निकालते हैं भिन्न के स्वरूप में, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला आता है हमारा दिन, सप्ताह और महीना के रूप में। तो दिन, सप्ताह और महीना में ज्यादातर हम, जब हमें पैसे लेने और देने की बात आती है, क्योंकि दिनों को हम कब याद रखते हैं, महीना या सप्ताह को हम कब याद रखेंगे, या तो हमको वसूली करनी हो या तो हमको कुछ भुगतान करना हो, ठीक है, यानी कुछ पैसा लेना हो या तो कुछ पैसा देना हो। और यही दो सिचुएशन में हम ज्यादातर पैसों की चिंता करते हैं, या यूं कहूं कि ऐसे ही दो दिनों में, मतलब ऐसे ही दो सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि हमें दिन, सप्ताह या महीना कितना आया। या तो हमें क्या करना हो, वसूल करना हो, या तो हमें भुगतान करना हो। बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये आपका था, आपका जो क्वेश्चन है इसका वो याद रखना कि गुणोत्तर का प्रस्तुतिकरण, यानी गुणोत्तर को कितने स्वरूप में या कितने प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर है। अब देखो ये सारी चीजें मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कैसे आएंगे और इसका बेनिफिट तुम कैसे लोगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमारा जो चैप्टर का स्टार्टिंग था, एक सेकेंड, हाँ, ये जो चैप्टर का स्टार्टिंग था, तो यहाँ पे ही मैं मार्क्स का पूरा डिटेल लिख देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट,
तो मार्क्स का मैं क्या करता हूँ, डिटेल लिख देता हूँ। आपको पता है जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के सेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास सेक्शन ए और सेक्शन बी, फिर हमारे पास सेक्शन डी। ठीक है, ध्यान से समझना, सेक्शन ए बी और सी में से कुछ नहीं आता। ठीक है, सी में कुछ नहीं आता, सिर्फ डी में आता है। तो सेक्शन ए में इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए का मतलब ये हुआ कि एमसीक्यू टाइप का, जिसको में हम ऑप्शन वाला भी बोल सकते हैं। फिर सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि एक एक मार्क्स वाले 2 आते हैं, जिसको संक्षिप्त में हमें आंसर लिखना होता है। तो वहां पे देखो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन डी की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी का जो होता है वो आपका कितने मार्क्स का होता है, वो समझो कि सेक्शन डी का जो है वो आपका होता है 4 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसमें आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बात क्लियर है इतना? तो इसलिए ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ओके, तो इसी वजह से मैं थियरी पे भी थोड़ा फोकस कर दे रहा हूँ, ताकि आपको जानकारियां जो है वो सही रहे। तो इस तरह से आपके पास जो टोटल नंबर हो जाएंगे वो कितनी हो जाएंगी, ऊपर 4 नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ 2 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का, इसमें एक क्वेश्चन यानी 4 नंबर का। तो कितना हो गया, 2 2 4 4 4 8, यानी इसमें से कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। जो भी चीजें मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ कि ऑप्शन वाला एमसीक्यू वाला भी तुम्हारा काम हो जाए। उसके बाद है गुणोत्तरों का वर्गीकरण। तो गुणोत्तरों का वर्गीकरण जो है वो यहाँ पे मैं तुम्हें चार्ट के तौर पे बना देता हूँ, इसको तुम याद रख लोगे तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो गुणोत्तरों का वर्गीकरण, क्या, गुणोत्तरों का वर्गीकरण, थोड़ा ध्यान से समझना कि गुणोत्तरों का वर्गीकरण कैसे है। तो गुणोत्तरों का जो वर्गीकरण है वो 2 तरह से किया गया है। कैसे किया गया है, 2 तरह से। एक्चुअली कैसा है, देखो सिचुएशन कैसा होता है कि जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे चीजें बदलती जाती हैं। तो इन्होंने पहले कुछ और किया था, बाद में जब इनको समय का एहसास हुआ, समय बदला, तो इनको लगा कि अब हमें कुछ और करने की जरूरत है। यानी पहले पुराने जमाने, तो पुराने जमाने की चीजों को हम क्या बोलते हैं, ज्यादातर परंपरागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परंपरागत। यानी जो पहला था वो क्या था, परंपरागत वर्गीकरण था। ठीक है, पहला जो था वो क्या था, परंपरागत वर्गीकरण था। और वो जो आज के जमाने का है वो है कार्यानुसार। किसका है, कार्यानुसार। ठीक है, जैसे पहले के जमाने में जो चीजें चलती हैं वो चलती जाती हैं, और लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए लोग कार्य के अनुसार काम करते हैं। तो पहला क्या था हमारा, परंपरागत वर्गीकरण, और दूसरा क्या था, कार्यानुसार वर्गीकरण। अब बात को समझो कि परंपरागत में क्या किया जाता था। तो परंपरागत में अगर तुम लोगों को पता हो तो हम क्या बनाते हैं, हम 3 तरह के खाते बेसिकली बनाते हैं। बेसिकली हम पुराने जमाने में 3 तरह खाते बनाते थे, अभी नया कंपनी अकाउंट आने की वजह से 2 ही हो गया है। तो कौन कौन सा बनाते थे, हम बनाते थे व्यापार खाता। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, व्यापार खाता, हम बनाते हैं लाभ हानि खाता, और हम तीसरा बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, तो जो परंपरागत था वो इन्हीं तीनों का अध्ययन करता था। क्या करता था, इन्हीं तीनों का अध्ययन करता था। और परंपरागत में भी 3 तरह से अध्ययन किए जाते थे। कैसे, 3 तरह से। तो मैं वो तीनों चीजें लिख देता हूँ। तो पहला जो अध्ययन था वो था व्यापार खाता। पहला जो अध्ययन था वो क्या था, व्यापार खाता और लाभानी खाते को ध्यान में रखकर ये लोग गणना करते थे। मतलब व्यापार खाते की जानकारियां और लाभानी खाते की जानकारियां कि ये लोग क्या करते थे, तुलना करते थे और उसके हिसाब से गुणोत्तर बनाते थे। फिर जो दूसरा था इनके अंदर, वो दूसरा था आर्थिक चिट्ठे का। दूसरा क्या था कि आर्थिक चिट्ठे की जानकारियों की तुलना करते थे। किसके, आर्थिक चिट्ठे की। ठीक है, और जो हमारा तीसरा था मिश्र। मिश्र का मतलब क्या है, ये सभी लोगों को मिक्स कर देते थे। सभी का मतलब क्या है, इसको और इसको। ठीक है, तो पुराने जमाने में हम कितने तरह से पढ़ते थे, 3 तरह से। एक था हमारा व्यापार खाता के हिसाब से, एक मिनट लाइन गलत खींच दिया मैंने। ये नहीं होगा तो मुझे इसे मिटाना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है, लाइन नहीं मिटेगा तो मैं पूरा वापस लिख देता हूँ, व्यापार खाता। ठीक है, तो जो हम पढ़ते थे परंपरागत वर्गीकरण वो 3 तरह से था। एक था व्यापार खाता और लाभानी खाता, एक था आर्थिक चिट्ठा, और एक था मिश्र। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 प्रकार से पढ़ते थे। लेकिन ये क्या था, परंपरागत था, पुराना हो चुका था। अब हमें कुछ नया की जरूरत थी, तो हमने नया निकाला। और नए में हमने क्या किया, नए में थोड़ा बदलाव किया, और हमने क्या किया, कार्यानुसार यानी कार्य के अनुसार हमने बांटा। तो कार्य के अनुसार जब हमने पढ़ना शुरू किया तो पहला निकला लाभदायकता। पहला क्या आया, लाभदायकता। यानी कि हम ये देखते थे कि हमारे लाभ, हम कितना लाभ कमा रहे हैं, कि वो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके हिसाब से। तो पहला क्या निकला, लाभदायकता। फिर दूसरा निकलता तरलता। दूसरा क्या निकला, तरलता। ठीक है, ये लाभ की बात करता था। किसकी बात करता था,
लाभ की, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या निकला, तरलता। तरलता का मतलब ये था, ये जो अल्पकालीन के पैसे होते थे, यानी अल्पकालीन के जो दायित्व होते थे, उनकी बात करता था। तुम भाई अल्पकालीन के दायित्वों को चुकाने के लिए कितने सक्षम हो, ठीक है। ये किसकी बात करता था, तरलता अल्पकालीन के दायित्वों को चुकाने की बात करता था, कि तुम भाई उसको चुकाने में समर्थ हो या नहीं हो। उसके बाद जो तीसरा था वो हमारा था संपन्नता। तीसरा क्या था, संपन्नता। देखो, तरलता जो था वो था अल्पकालीन के दायित्वों को चुकाने की बात करता था, और जो संपन्नता था वो भी दायित्वों को चुकाता था, लेकिन कौन से दायित्वों को, दीर्घकालीन। अगर आप लोगों ने कंपनी हिसाब वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जो कंपनी का वार्षिक हिसाब मैंने बताया है, तो उसमें याद देखा होगा कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो तरह के दायित्व होते हैं, ठीक है। और दोनों को ही हमें भाई टाइम टू टाइम चुकाना पड़ता है। तो तरलता किसकी बात करेगा, अल्पकालीन दायित्वों की बात करेगा, और संपन्नता किसकी बात करेगा, दीर्घकालीन के दायित्वों की बात करता है, कि दीर्घकालीन के दायित्वों को हम पैसे चुका सकते हैं कि नहीं। और जो लास्टवा था हमारा, वो था कार्य क्षमता। क्या था, कार्य क्षमता। ये कार्य क्षमता में क्या होता, कि जो हमारे पास संपत्ति है, जो भी चीजें हैं हमारे पास, उनका हम कितनी कार्य क्षमता से उपयोग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारे संपत्तियों, ठीक है, और जो भी हमें हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास चीजें होती हैं, हम उनका कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताता था। बात समझ में आया, इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका था गुणोत्तरों का वर्गीकरण। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें याद कर लोगे। तो गुणोत्तरों का वर्गीकरण कितने स्वरूप में किया जाता है, दो, परंपरागत और कार्यानुसार। मैं फिर से बोलता हूँ, गुणोत्तरों का वर्गीकरण कितने स्वरूप में किया जाता है, दो, परंपरागत और कार्यानुसार। परंपरागत में तीन था, कौन कौन सा था, पहला तो व्यापार खाता था, दूसरा आर्थिक चिट्ठा था, और तीसरा क्या था, मिश्र था। फिर कार्यानुसार में भी इन लोगों ने चार भागों में बांटा। पहला क्या था, लाभदायकता, नहीं लाभ के हिसाब से दिखते थे कि लाभ कमा रहे कि नहीं कमा रहे हैं, और लाभ कमा रहे तो कितना कमा रहे हैं उसके बारे में। दूसरा था तरलता। तरलता में क्या पढ़ते थे लोग, अल्पकालीन दायित्वों के बारे में पढ़ते थे। उसके बाद संपन्नता। संपन्नता में दीर्घकालीन दायित्वों को चुकाने की क्षमता है या नहीं, ये उसके बारे में जानकारी दिखते थे। उसके बाद तीसरा था कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता में ये देखा जाता था कि हम अपने जो हमारी चीजें हैं, जो संपत्तियां, जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी चीजें हमारे व्यवसाय में है, उनका हम कितने अच्छे से इस्तेमाल करें उसके बारे में। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया था, गुणोत्तरों का वर्गीकरण किया था। तो अब इसमें हमें एक एक करके पढ़ना है। तो जो कैंसल है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, जो चीजें हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है बस वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, लाभदायकता। पहला कौन सा हमारा, लाभदायकता। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, लाभदायकता की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लाभदायकता। आज मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज से बेसिक जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी थी वो सारी जानकारियां दे रहा हूँ। क्वेश्चन हम लोग कल से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आई मीन कल से सॉल्व करेंगे। तो लाभदायकता को थोड़ा पहले देख लेते हैं कि लाभदायकता में कौन कौन से गुणोत्तर होते हैं। तो लाभदायकता में टोटल 4 गुणोत्तर होते हैं, ठीक है। लाभदायकता में कौन कौन से गुणोत्तर होते हैं, सबसे पहले तो सकल लाभ, फिर परिचालन गुणोत्तर, फिर परिचालन लाभ गुणोत्तर, परिचालन लाभ गुणोत्तर, और जो लास्टवा होता है वो शुद्ध लाभ गुणोत्तर, ठीक है। और जो हमारा लाभदायकता है वो हमें क्या बताता है, धंधा कमाने की शक्ति बताता है। क्या बताता है, लाभ कमाने की शक्ति। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लाभ कमाने की, यानी धंधा में हम कितना लाभ कमा रहे हैं उसकी शक्ति के बारे में बताता है, कि तुम कितने अच्छे से लाभ कमा सकते हो या कमा रहे हो। तो वो हो गया हमारा लाभदायकता। और वो जानने के हमारे पास कितने तरीके हैं, तो ये जानने के हमारे पास टोटल कितने तरीके, 4 तरीके हैं। जिसमें पहला है सकल लाभ, दूसरा है परिचालन, तीसरा है परिचालन लाभ, और चौथा है शुद्ध लाभ। क्लियर है इतना। तो हम 4 तरह से जान सकते हैं, जिसमें से हमें कौन कौन सा पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है सकल लाभ पढ़ना है, और हमें पढ़ना है शुद्ध लाभ। बाकी ये बीच के दोनों क्या है, कैंसल है। क्लियर है इतना। तो आज के लिए इतना ही। हम कल की क्लास में शुरू करते हैं हमारा सकल लाभ और शुद्ध लाभ। तो यहाँ से जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जो भी मैं जानकारी यहाँ से दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से देखना, और जिस दिन मैं भेजता हूँ उसी दिन देख लिया करो, ठीक है, ताकि कोई भी चीज का कंफ्यूजन ना रहे। और क्वेश्चंस में सीधा एक्सरसाइज के करवाऊंगा, और एग्जाम्पल्स के तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज का मैं बताऊंगा और एग्जाम्पल तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना। क्लियर है इतना। तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी दिक्कत नहीं होगी, ताकि कोई तुम्हें डाउट भी ना रह जाए। बात समझ में आया, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। और अब थोड़ा सा चीजें मेरे लिए भी थोड़ा करोगे, तुम लोग क्या करोगे, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे जो दूसरे तुम्हारे दोस्त हैं, और साथ ही साथ क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और ये जो सारी तीनों चीजें हैं वो क्या होंगी, थोड़ा सा सपोर्ट,
क्योंकि इस टाइम पे मुझे सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। सबको पता है टीचर की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करते रहना, साथ में पढ़ते रहना और हमेशा हँसते मुस्कुराते रहना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।